आज का यह वीडियो हिंदी कक्षा 9वीं क्षितिज और कृतिका पाठ्य पुस्तक के समग्र रिवीजन और व्याकरण, दो प्रकार की व्याकरण आपके कोर्स के अंदर है, व्यावहारिक व्याकरण और रचनात्मक लेखन। इन सब की एक समरी के रूप में आज चर्चा करना चाहेंगे ताकि 9वीं कक्षा के अंदर आप लोग हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले बिंदु की मैं चर्चा करना चाहूंगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के लिए आप एकाग्रचित होकर के उस गद्यांश का पठन करें, एक समय सुनिश्चित कर लें उसका। उस गद्यांश का पठन करने के बाद उसके प्रश्नोत्तर देखें और उसके बाद में फिर उसकी एक बार रीडिंग करें। जब दूसरी बार आप उसकी रीडिंग करोगे तो कई ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आप प्राप्त कर सकोगे। उसका एक अंतिम प्रश्न होता है, शीर्षक पूछा जाता है। शीर्षक का मतलब उसका हेडिंग। हेडिंग एक या दो शब्दों का होना चाहिए, ज्यादा विस्तृत नहीं हो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहली पंक्ति में ही उसका हेडिंग निकाल लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। कई बार यह विधि फेल हो जाती है। इसलिए आप उस गद्यांश को तसल्ली से पढ़ें और पढ़ने के बाद में मन में विचार करें कि किसके बारे में यह गद्यांश बता रहा है या किस चीज को लेकर के इस गद्यांश को बनाया गया है, वो इसका शीर्षक होगा। उसके बाद में प्रश्नोत्तर क्रमबद्ध तरीके से करें। वैसा का वैसा काव्यांश आता है, अपठित काव्यांश, उसका भी यही होता है। आपको उसका पूरा अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता या अनुवाद पढ़ने की जानने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उस काव्यांश को पढ़ करके उसका एक भावार्थ जान लें, उसकी एक समरी जान लें कि किसको लेकर के इस काव्यांश की रचना की है। देशभक्ति को लेकर के काव्यांश है, पर्यावरण के बारे में लेके काव्यांश है, बेरोजगारी, शिक्षा या किसी एक विषय को लेकर के वो काव्यांश अपने विचार प्रकट करेगा। वो उसके भावार्थ समझ करके उसके प्रश्नोत्तर की आप चर्चा करें। ये दोनों करने के बाद में, ये खंड पूरा होने के बाद में अब हम चर्चा करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक क्षितिज और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका की चर्चा करते हैं। क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंदर गद्यांश के रूप में और काव्यांश के रूप में, मतलब गद्य और पद्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाओं में जो पाठ्यक्रम में इस बार शामिल की गई है वो है दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। इन अध्यायों के जिन के मैं आपको नाम बताता हूँ, कृपया एक बार पाठ के साथ जो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो हैं उसमें आप जरूर एक बार उनका अध्ययन कर लें कि दो बैल थे, किस प्रजाति के थे, दोनों बैलों के नाम क्या थे, दोनों बैलों का स्वभाव क्या था। इस प्रकार से सारा का सारा एक समरी के रूप में आप उसका सेंट्रल आइडिया आप पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे तो अच्छे से जान पाओगे। उसके बाद में दूसरा पाठ इसमें शामिल किया गया है लासा की ओर, जो कि राहुल सांस्कृतैन के द्वारा रचित है, जिनका पूर्व में नाम केदार पांडे था। फिर उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो उनका नाम राहुल सांस्कृतैन हो गया। जो उनकी पहली तिब्बत यात्रा से संबंधित ये अध्याय है लासा की ओर, क्योंकि उसमें भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, सुमति कौन था, वो लेखक के साथ में कैसे हो गया। इन सब से संबंधित थोड़ा अध्याय आप पाठ के साथ के रूप में उसको पढ़ें। तीसरा पाठ इसमें शामिल किया गया है सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन के द्वारा रचित ये अध्याय है। इस अध्याय को भी पाठ के सार के रूप में आप पढ़ लोगे तो प्रश्न चाहे किसी रूप में पूछे जाए, आप उनका 100% उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई की यह रचना है कि प्रेमचंद का कौन सा जूता, बाएं पैर का जूता फटा था, दाएं पैर का जूता फटा था, किस तरह से फट गया, लोग
खिंचाने के लिए क्या क्या यत्न करते हैं, ये सारे के सारे इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब उसके बाद में जो पद्य रचना है, जो कविता के रूप में पाठ है, वो है आपके साखियां और सबद, जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित है। ये ध्यान रखना, 2 शब्द हैं, जिसमें जो प्रथम शब्द है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जो दूसरा शब्द है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। फिर है वाक, जो कि ललद्य की रचना है। फिर सवैये रसखान जी की रचना है। केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बड़ा ही ये अद्भुत अध्याय है, जो कि पराधीन भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता था, वो यह अध्याय उन सबका समग्र याद दिला देता है। तो आप इसका विचार अच्छे से देख करके जाएं। और फिर बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी की रचना, क्योंकि इस पाठ के अंदर बताया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको एक सवाल की तरह, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। जब हम किसी को प्रश्न की तरह लिखते हैं तो हमारा उससे भावनात्मक जुड़ाव होता है। अब आपकी एक पूरक पाठ्य पुस्तक भी है, कृतिका, जिसके 3 पाठ भी आपके कोर्स में हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग की रचना है। मृदुला गर्ग के जीवन में जो जो औरतें, मतलब उनके रिश्तेदारी से संबंधित, उनकी माता, नानी, दादी, परदादी, बहनें, हिंदी अध्यापिका, जो जो भी उनके संपर्क में आए, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस अध्याय में अच्छे से बताया है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। यह भी एक शिक्षा देने वाला, प्रेरणा देने वाला अध्याय है, जिसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और माटी वाली विद्याधर नौटियाल की रचना है। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल की रचना है, जिसको आप अच्छे से देख करके जाएं, पढ़ करके जाएं। ये मैंने जिन पाठों के नाम बताए हैं, ये पाठ ही अभी आने वाली परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा व्याकरण से संबंधित बिंदुओं की। अब व्याकरण के बिंदुओं की चर्चा करते हैं। व्याकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य भेद। और वाक्य भेद भी कौन से? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और उसके बाद में अलंकार। उपसर्ग हमेशा वो वाक्यांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग, और पीछे लगने वाले कहलाते हैं प्रत्यय। और फिर समास। समास के जो मुख्य भेद हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, और एक तत्पुरुष का भेद रहता है, नए तत्पुरुष समास। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। 8 ही प्रकारों के आपको नाम और उनके एक एक उदाहरण याद होने चाहिए। उसके बाद में जैसे आपको विधानवाचक का उदाहरण दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसको प्रश्नवाचक में बदलिए, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना भी वाक्य भेद के अंदर आना चाहिए। उसके बाद में इसमें चर्चा होती है अलंकारों की। जो प्रमुख अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, मतलब शब्दों के माध्यम से काव्य के अंदर विशेषता उत्पन्न होती है और काव्य के अंदर सुंदरता आती है, वो शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थों के माध्यम से काव्य के अंदर जो सुंदरता होती है, वो अर्थालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार में आपके कोर्स के अंदर है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इन अलंकारों की परिभाषा और इन अलंकारों का एक एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए। आपसे परीक्षा में किसी अलंकार का नाम दे करके और उसका एक उदाहरण भी पूछ सकते हैं, या उदाहरण दे करके उस में प्रयुक्त अलंकार का नाम भी पूछ सकते हैं।
उसके बाद में अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंदर है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये अलंकार आपके पांचों के पांचों जो कि अर्थालंकार के भेद हैं कोर्स के अंदर हैं, और उधर शब्द अलंकार के अलग वो अलंकार हो गए। इस प्रकार से आपको ये अलंकार समग्र रूप से याद होने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के 4 बिंदु आपके कोर्स के अंदर शामिल किए गए हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के अंदर जितने भी शब्दों में पूछा गया है, जैसे सपोज करो 150 शब्दों में पूछते हैं, इसका मतलब पीछे का शून्य आप हटा दें, वो 15 पंक्तियां हो जाएगी, वो 15 लाइनें हो जाएगी अनुच्छेद लेखन से संबंधित। फिर आप लोगों से पूछी जाती है लघु कथा लेखन। इसको आपको शीर्षक के आधार पर भी पूछ सकते हैं, शिक्षा के आधार पर भी पूछ सकते हैं। कुछ इसमें आउटलाइन दे करके उस कथा को पूर्ण करने के बारे में भी पूछा जाता है। आपको मानसिक रूप से सभी प्रकार की कथाओं के लिए तैयार रहना है। और फिर आपका बिंदु आता है संवाद लेखन, परस्पर वार्तालाप। जिस प्रकार से दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, इसका भी मुख्य उद्देश्य है कि जो बोली जाने वाली भाषा है उसको हम शब्दों के रूप में कैसे लिखते हैं, वो आप लोगों से पूछा जाता है। टीवी सीरियल को लेकर के, दो महिलाओं की बातचीत, महंगाई की समस्या को लेकर के, पेट्रोल की समस्या को लेकर के, गैस की किल्लत की समस्या, पेयजल की समस्या को लेकर के, दो व्यक्तियों की, दो महिलाओं की, दो बालकों की, दुकानदार और ग्राहक की बातचीत, किसी भी रूप में आपसे वो संवाद पूछे जाते हैं। तो एक कैरेक्टर की 5 संवाद और दूसरे कैरेक्टर के 5 संवाद आपको आने चाहिए, और संवाद सार युक्त होने चाहिए। उसके बाद के अंदर पत्र आता है। पत्र के दोनों प्रकार अथवा में पूछे जाते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब है औपचारिकता से युक्त पत्र, जो हम विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को देते हैं, किसी भी ऑफिस के अंदर शिकायती पत्र लिखते हैं, नौकरी के लिए आवेदन पत्र या पुस्तकें मंगवाने के लिए किसी भी प्रकाशक को लिखते हैं। ये सारे के सारे औपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंदर माता पिता, भाई बहन, मित्र इत्यादि को जो पत्र लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। तो आगामी परीक्षा की आप सबको शुभकामना। अच्छे आशा और उत्साह के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आप पेपर दें और परीक्षा की शुभकामना। अच्छे नंबर आप प्राप्त करें और जीवन में सफलता को, ऊंचाइयों को प्राप्त करें। पेपर के अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, और होनी क्या चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग। इस चीज का आप, और क्रमबद्धता को भूले नहीं। क्रमबद्धता से, सुंदर हस्तलिख के लेखन से आप कार्य करें, और जो चीज नहीं होनी चाहिए वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो परीक्षा की शुभकामना के साथ में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। नमस्कार।